कि ऐसे राइटिंग किस अंदाज से आपने करनी है। देखें, जब भी ऐसे स्टार्ट करना है ना, वैसे तो मैं आपको जो एक टिप्स है ना वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उर्दू में। देखें, जब भी आपने किसी ऐसे पे लिखना है ना, तो पहले तो आप कोशिश करें कि वो टॉपिक चूज करें जो कि आप जिसके साथ कंफर्टेबल हैं, या ऐसे कह लें जो आपका इंटरेस्ट शो कर रहा है, जिसपे आपको लगता है कि कुछ ना कुछ आपको ऑलरेडी मालूमात हैं। देखें, पहली दफ़ा जब आप ऐसे अटैम्प्ट करेंगे तब तो पता है ना कि आपके पास इतना कलेक्शन नहीं होगा, वर्ड्स का, मालूमात का कलेक्शन नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ऐसे आपने उठाना है। ठीक है। अब दूसरा मसला ये आता है कि चूँकि आप पहली दफ़ा कोई टॉपिक अटैम्प्ट करने लगते हैं ऐसे के लिए, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपने आउटलाइन कैसे लिखनी है। ठीक है। तो उसके लिए ये तरीका होता है कि आउटलाइन की जो जगह है ना वो पहले आप छोड़ दें। देखिए, जब भी कोई आपने ऐसे शुरू करना है तो ऊपर आप टॉपिक लिखेंगे जो आपसे पूछा गया है या आपने जो चूज़ किया है। उसके बाद आपने आउटलाइन की हेडिंग देनी है। ठीक है। आउटलाइन की हेडिंग देने के बाद अमूमन जो हम आउटलाइन में लिखते हैं ना, तो पहले तो हम टॉपिक को एक लाइन में इंट्रोड्यूस कर देंगे या फिर उसकी जगह इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे देंगे। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन के बाद, वालेकुम सलाम, इंट्रोडक्शन के बाद ये अपना ना पीडीएफ निकालना है व्हाट्सएप पे, अभी प्रिंट नहीं है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्या करना होता है कि थोड़ा सा ना, अब आप उसको खोलते हैं टॉपिक को, आप उसमें हो सकता है कि अपनी बात को साबित करने के लिए ना आप आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट्स में कोशिश करें कि 3 पैराग्राफ्स ऐसे होने चाहिए जो आपकी बात को साबित करें। ठीक है। मैं दोबारा से रिकॉल करती हूँ कि जब भी हमने ऐसे अटैम्प्ट करना है ना, तो अमूमन उस तरह के टॉपिक्स आएंगे जो आपने कभी उस पर तैयारी नहीं की, ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है ना। तो पहले तो आप टॉपिक के ऊपर हेडिंग देंगे। ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपने लिखना है आउटलाइन की हेडिंग देनी है। ठीक है। आउटलाइन की हेडिंग इसलिए दी जाती हैं क्योंकि उसमें जो अहम नकात होते हैं ना वो डिस्कस हो जाते हैं कि टॉपिक इसके हवाले से है। तो अमूमन उसमें आप पहले क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है। अपनी आर्ग्यूमेंट्स में एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स जब आपने जो ऐसे में ऐड करने हैं ना, उसकी जो पहली लाइन होती है ना, वो पहली लाइन यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है ना। बाजुकात अगर मसाइल पे कोई टॉपिक्स आते हैं तो आपको पता है कि उसमें कॉजेस, रीजंस तो आपने लाजमी देना है। ठीक है ना। फिर उसके बाद उसका हल भी बताएंगे आप, बताएंगे, सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है ना। या रिकमेंडेशंस जो होती हैं, और एंड पे आपने कंक्लूड कर देना। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि ऐसे राइटिंग स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सीख सकते हैं। देखिए, जब हमने ऐसे लिखना है ना, ऐसे के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा उसको इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है बेसिक ऐसे स्ट्रक्चर। पहले आप इंट्रोड्यूस करें कि अपने पढ़ने वाले को ये बताएं कि आप लिखने किस पे जा रहे हैं। ये नहीं कि एकदम से स्टार्ट हो जाना, पहले आपने तमहीद बांधनी है। ठीक है। उसके बाद उसका बॉडी पार्ट आ जाता है जो असल बुनियाद है ऐसे की, जिसमें आपकी आर्ग्यूमेंट्स भी आ जाती हैं, उसमें आपके एडवांटेजेस भी आ जाते हैं, आपके रेफरेंस भी आ जाते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है, सोल्यूशन भी आ जाता है, और आखिरी हिस्सा होता है कंक्लूड करने का। कोशिश करें कि जब कंक्लूड करना है एकदम से नहीं कंक्लूड करना, ऐसे पैराग्राफ का इंतखाब करें कंक्लूजन से पहले जो एक कोहरेंस के साथ, मतलब एक तसलसल के साथ आपको इख्तिताम तक लेकर जाए। ठीक है। टेंसेस का बहुत ख्याल रखना है। आप प्रेजेंट से पास्ट जा सकते हैं, आप पास्ट से प्रेजेंट नहीं जा सकते, वो सीक्वेंस गलत हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात, अब प्रिपेयर फॉर राइटिंग। देखें, अब मैंने एक ऐसे पर लिखना है, मैंने किन चीज़ों को देखना है। देखें, पहले तो मैं ऐसे जो मेरे से पूछा गया है ना, मैं उसको समझने की कोशिश करूंगी। ठीक है। सेकेंड स्टेप आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो कहते हैं ना, जैसे जहन को खंगालना। अगर आप किसी टॉपिक पे भी खुद से एक क्रिएटिव राइटिंग करते हैं तो अपने जहन पे आप जोर डालते हैं कि अगर मैंने किताब पे लिखना है तो किताब के हवाले से मुझे कौन कौन सी मालूमात हो सकती हैं। अगर आपके पास एक पेज है, आप रफ स्केच बना लें कि ये इसके अहम नकात हैं। ठीक है। फिर आपने एक माइंड मैपिंग बना लेनी कि मैंने अपनी बात को किस तरह से लेके चलना है। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी स्पीड का भी ख्याल रखना है राइटिंग करते वक्त। ठीक है। अगर आप एग्जामिनेशन से पहले तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर बात है आप उस पर रिसर्च वर्क करेंगे। फिर अपने ऐसे को ऑर्गेनाइज करेंगे कंटेंट वाइज कि इस तरह से मैं आगे लेके चलूँगा, और ये आपका प्लान आगे आप एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, आपने टॉपिक पिक करना है जो कि आपके इंटरेस्ट को शो कर रहा है। ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि जो जहन में आपके आइडियाज आ रहे हैं ना,
जिसमें की पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वो आप लिख लें अगर आप पहले एक दफ़ा थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। ऑर्गेनाइज जब करते हैं ना तो ऑर्गेनाइज में सबसे पहले मेन पॉइंट्स आप अपने सामने रखें, बेशक अपने जहन में स्केच बनाते वक्त कि मैंने किन चीज़ों को साबित करना है, उसके लिए आप एक पहला पैराग्राफ का आगाज़ करेंगे, ठीक है। फिर वो जो 3 अहम पॉइंट्स जो आपकी बात को साबित कर रहे हैं, जो आपके सपोर्टिंग पैराग्राफ होंगे, तो एटलीस्ट 3 पैसेजेस आपके आने चाहिए, ठीक है। चौथा पैराग्राफ वो डिपेंड करता है कि वो आप नेगेटिव पॉइंट्स शो कर रहे हैं, आप सोल्यूशन दे रहे हैं, तो आखिरी पैराग्राफ फिर आपका कंक्लूजन का होगा। तो 5 to 6 पैराग्राफ्स तो आपके लाजमी होने चाहिए ऐसे के। आपका जो ये क्वेश्चन आएगा 25 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इसके लिए 7 to 8 पेजेस आपको लिखने पड़ेंगे मार्क्स के लिहाज से बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने मतलब लिखना शुरू कर देना है। ये देखें मैंने किस तरह से इसकी डिवीजन की है कि पहले 3 पैराग्राफ्स आपके आर्गुमेंट्स को जाहिर कर रहे हैं, चौथा पैराग्राफ अमूमन वो कहेंगे जो सबसे वीकेस्ट होगा, मतलब सिर्फ थोड़ी सी बात आप करते हैं, वीक पॉइंट है जो। उसके बाद 5वां आपने उसको समराइज करना है, आपने कंक्लूजन बनाना है। तो 5 पैराग्राफ्स तो होने चाहिए ना आपके ऐसे के, और बाकी वैसे भी लिखते लिखते 5 पैराग्राफ से ज़्यादा हो जाते हैं। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद अपनी आर्ग्यूमेंट्स को साबित करने के लिए उसमें अब आपने अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। हो सकता है वो आप एग्जांपल्स के ज़रिए करें, या आपके पास कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का कोई हवाला मौजूद है, आप बुक रेफरेंस भी डाल सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस शो करते हुए फिर डिसएडवांटेजेस की तरफ जाना है, या फिर आप एक अहम मसले पर लिख रहे हैं, जैसे मैं कह रही हूँ ड्रग एडिक्शन एक सोशल ईवल है, मैंने उस पर लिखना है। तो मुझे इतनी बात समझ आती है कि पहले मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँगी, फिर मैं इसकी ज़रा डेफिनेशन पे आऊँगी, डेफिनेशन से होते होते पहले मैं कॉजेस ही डिस्कस करूँगी कि उसकी वजह से मुझे किन मुश्किलात का सामना है, या दुनिया को किन मुश्किलात का सामना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं रेमेडियल एक्शंस, मैंने हल के लिए क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी है, उसके बाद मैंने उसको कंक्लूड कर देना है। आई समझ? अच्छा, जब आप अपना पैराग्राफ 5-6 या कंक्लूड कर लेते हैं तो हमेशा याद रखें आपने अपने ऐसे को लाजमी तौर पर रीड करना है। उस रीड करने की वजह से ये आपको समझ आ जाएगी कि ग्रामेटिकली आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन मैं तो ये ज़्यादा करती हूँ कि जब मैं ऐसे कर लेती हूँ ना तो मैंने उसको एक दफ़ा रीड ज़रूर करना है। अच्छा, अब मेरा जो फॉर्मूला है ना मेरे ऐसे अटैम्प्ट करने का, एक तो ये है कि अगर इंग्लिश का पेपर होता है ना तो मैं सबसे पहले ऐसे का क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ। आपके पास होते हैं 3 घंटे, ऐसे ही है ना, उन 3 घंटों को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसमें मेरा ये साइकी है कि पहले मैंने ऐसे अटैम्प्ट करना है जिसको मैंने सिर्फ 1 घंटा देना है। देखिए, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन भी हो ना 1 घंटा बहुत होता है आपके ऐसे के लिए। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं कि सबसे आखिर में ऐसे अटैम्प्ट करें तो वो भी ठीक है, ठीक है। फिर बीच में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना ग्रामेटिकली, उसको अब आपके पास पीछे बचे 2 घंटे, ठीक है। जो छोटी छोटी चीज़ें जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गए, आपके आर्टिकल्स आ गए, आपके पंक्चुएशन आ गए, उसको 1 घंटा दे दें, ठीक है। और 1 घंटा दे दें आपकी प्रेसी को। तो मेरा ख्याल से 1 घंटा आपका ऐसे का हो गया, 1 घंटा आपका प्रेसी का हो गया, ये 2 मेन क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, और 1 घंटा आपका हो गया छोटी छोटी चीज़ों के लिए। या अगर मैं कहती हूँ कि उसने आपको लेटर राइटिंग पूछ लिया और आपको लगता है कि उसमें टाइम तो लगता है ना, तो आधा घंटा आप लेटर को दे दें, आधा घंटा आप प्रेसी को दे दें, तो इतना भी जस्टिफाइड है। क्योंकि ये डिवीजन जो है ना टाइम को मैनेज करना, ये आपने सीखना है और ये हर पेपर में आपके काम आएगा। मेरी बात समझ आ रही है सबको? अच्छा, अब हम आगे आते हैं। मैंने एक ऐसे पूरा तो नहीं टाइप किया, इतना टाइम नहीं था, लेकिन ये जो ऐसे की आउटलाइन है ना, आउटलाइंस फॉर सोशल इवल्स। अच्छा, सोशल इवल्स में क्या क्या आता है ज़रा आप बताएं सर? टेररिज्म भी आता है, करप्शन भी आती है, ब्राइबरी भी आती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी आती है, महंगाई भी आती है, चाइल्ड लेबर भी आती है, नहीं चाइल्ड लेबर तो नहीं है इसमें, ड्रिंकिंग आती है। तो जो समाजी ईवल्स पाई जाती है ना, उस पे एक ही आउटलाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जहाँ पर मैंने डैश डैश लिखा हुआ है ना, उस डैश की जगह पर आपने सोशल ईवल लिख देना है, तो ये आप रट्टा लगा सकते हैं, ठीक है। जितना मैं टाइप कर पाई थी मैंने कर दिया है। अब इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आउटलाइन देनी है। यहाँ पर ये आउटलाइन फॉर सोशल ईवल एसेस जो है ना, ये लेफ्ट साइड पे होगा। नंबर 1 क्या होगा? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की पहली लाइन जो मैंने ऐसे से ही उठाई है कि मैं लिखूंगी पाकिस्तान हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम वेरियस मैनेसेस। मैनेसेस क्या होती हैं? खराबियाँ,
बुराइयां, ठीक है, सिंस इट्स इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब है आगाज से ही, डैश की जगह पर आपने अब वो सोशल इवल लिखना है, डैश इज अबव ऑल, इनमें सबसे बढ़कर कौन है, वो है, ठीक है, बिकॉज ये आपने इधर आउटलाइन में इतना ही लिखोगे थोड़ा सा और डॉट डॉट लगा दोगे, हमने पूरी तफसील नहीं लिखनी, तफसील तो लिखनी हमने ऐसे में, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बॉडी पार्ट पे आते हैं, जो उसका असल ऐसे में हमने डिस्कस क्या करना है। पहले आप कॉजेस बताओगे, कॉजेस कह लो या रीजंस कह लो। पुअर रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस, institutional imbalance, political instability, poor planning and development, ineffective economic management, lack of control over law and other situation, stronghold of feudal system। अच्छा, इसमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको ना समझ आया हो या मैं आगे चलूं? या ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, तो आपको फिर मिल जाएगा। फिलहाल अभी मुझे इसको आगे कंटिन्यू रखने दें। अच्छा, आगे मैं मजीद आगे कॉजेस पे लेके चलती हूँ आपको। पुअर स्टेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, एहतसाब, मतलब कि आप जो गलत काम कर रहे हो उसके हवाले से आप जवाबदेह ठहराओ। ये बड़ा हमारा यहाँ पर इतना अच्छा सेटअप नहीं है। सेक्टेरियन एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, सेक्टेरियन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है कि ये मतलब जो हम कहते हैं कि नस्ली लिहाज से ये हम अफजल हैं, ये बदतर है, ठीक है ना, तो वो हमें एक क्लास सिस्टम का फ़र्क पाया जाता है। फिर आगे इनएबिलिटी टू प्रोवाइड जस्टिस, इंक्रीजिंग रेट ऑफ करप्शन, इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये मुख्तलिफ वजूहात हैं, अगर आपके जहन में और कॉजेज होंगी तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। द एक्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द सेट कॉजेज, एक्यूमुलेटिव क्या होता है, जमा होना, मजमुआ, इकट्ठा कर देना। अब इस पर एक पैराग्राफ लिख देना कि इन तमाम बुराइयों की वजह से रिजल्टेंटली नतीजतन क्या हुआ है हमारे पाकिस्तान में, ऐसे कर लो। फिर रेमेडीज आपने देखनी है, तो रेमेडीज क्या करनी है कि जो कॉजेज है ना उसका स्टेप बाय स्टेप हल बताते जाओ, ठीक है, और कंक्लूड कर देना। तो जो सोशल इवल्स होता है ना, या कोई प्रॉब्लम पे जब कोई क्वेश्चन आता है, अमूमन आउटलाइन इसी अंदाज में होती है कि इंट्रोडक्शन देना है आपने, उसकी कॉजेज बतानी है, फिर उसका अफेक्ट क्या हो रहा है, उसकी रेमेडीज बतानी है, कंक्लूजन बताना है। ये डिपेंड करता है कि ऐसे कौन सा पूछा गया आपके, क्योंकि अगर तारीखी लिहाज से कोई ऐसे पूछा जाता है तो आपको पता है कि उसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी डाल देंगे, हमारे पास अगर बुक रेफरेंस है हमने वो भी डाल देने हैं, ठीक है ना, इस तरह से। और अगर आपके पास कोई क्या कहते हैं फिगर्स हैं, रेट्स हैं, आपको पता चल रहा है कि इस पे जो रिसर्च है, ठीक है ना, जैसे मैं कहती हूँ 90% ये काम हो रहा है, तो इट मीन्स अगर आपके पास रिसर्च बेस्ड कुछ है आप वो लाइन भी ऐड कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई एग्जांपल्स हैं आप एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा हम इसको ऐसे को पढ़ते हैं, ये ऐसे आप रट्टा लगा सकते हैं। चलें, ये मुझे होपफुली कि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि शायद सोशल इवल से ही मुतल्लिका हो। पाकिस्तान हैज बीन सफरिंग फ्रॉम वेरियस menaces since its inception. Dash is above all because of the reasons that it has jolted the entire country. Jolted का मतलब होता है जामद करके रख दिया है, सब कुछ ही रोक दिया, ठीक है, पूरे मुल्क को, in such a way that the whole pace of prosperity and momentum has come to halt. Come to halt एक idiom है जिसका मतलब है इल्तवा का शिकार हो जाना, मतलब चीज रुक जाना। अब ऊपर वाली लाइन का ये मतलब है कि आगाज से ही पाकिस्तान बहुत सी बीमारियों का, ठीक है, या खामियों का शिकार है, ठीक है, लेकिन उनमें सबसे बढ़कर ये है जिसने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया, ठीक है। और जो खुशहाली है, खुशहाली की जो रफ्तार है वो रुक गई है, बिल्कुल रुक गई है, ठीक है। अनलाइक द डेवलप कंट्रीज, अनलाइक डेवलप कंट्रीज को के क्या कहते हैं उसके फर्क में, क्योंकि अनलाइक का मतलब है ना कि चीज़ों का एक जैसा ना होना। Unlike the developed countries, the developing and underdeveloped countries are always badly affected from the menace. And the same is the case with Pakistan, the land of pures. यहाँ तक क्लियर है कि जो अभी तरक्की कर रही हैं या जो पसमानदा ममालिक हैं वो बुरी तरह इस परेशानी, इस बुराई का शिकार हैं। और यही सेम सूरत हाल किसके साथ है, पाकिस्तान, जिसे पाक की सरजमीन कहा जाता है, ठीक है। द सिचुएशन हैज रीच्ड अ लेवल दैट एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है जिसके पास कोई अकल सूझबूझ हो, ठीक है, कि सूरत हाल इस हद तक ये हो चुकी है कि जो एक आम अकल रखने वाला बंदा होगा ना, कैन इजीली डिपेक्ट्स, वो ये वजाहत करेगा,
that prayers and progress must go hand in glove with each other। कि सूरत हाल ये आ गई है कि वो कहते हैं कि दुआएं और तरक्की ना साथ साथ ही चलेंगे। हैंड इन ग्लव का मतलब होता है शाना बशाना चलना। ठीक है, अब आप अपने ऐसे में अगर आपको मुहावरे आते हैं ना इंग्लिश में, मैं कोशिश करूंगी कि एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूं जहां आपको लगे जुमले की मुनासबत से मुहावरे से भी जुमलों को खूबसूरती दी जा सकती है। जैसे कि अभी तक मैंने इसमें कम टू हॉल्ट यूज़ किया, ये भी ईडियम था। ठीक है, मैंने हैंड इन ग्लव यूज़ किया, शाना बशाना चलना, ये भी ईडियम है। आगे क्या है, इफ पाकिस्तान इज टू राइज लाइक अ फीनिक्स फ्रॉम इट्स एशेस, ये है ना, टू राइज लाइक अ फीनिक्स फ्रॉम इट्स एशेस, ये भी ईडियम है। मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब बिल्कुल तबाह हो जाते हैं ना तो राख से जन्म लेना, जैसे कि अस्सिर नो आप जिंदगी का आगाज करते हैं, उसे कहते हैं। इसके पीछे फलसफा ये है कि जो फीनिक्स है ना, ये जो अफसानवी ये जो नॉवेल्स हैं उनमें ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा परिंदा है जो 1000 साल के बाद ना एकदम से जलता है और अपनी राख में से ही जन्म लेता है। मतलब जादुई दुनिया में से ये समझा जाता है एक मैजिकल वर्ड है, तो उसी की मुनासबत से ये एक ईडियम बना दिया गया है। अब मुझे बताएं कि पहला पैराग्राफ आपको क्लियर है? तो सोशल इवल्स पे कोई भी आपको ऐसे आता है तो ये आप रट्टा लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डैश हैज वेरियस रीजंस रिजल्टिंग इन वेरियस इफेक्ट्स व्हिच रिक्वायर्स सर्टेन रेमेडियल मेजर्स व्हिच शैल बी डिस्कस्ड वन बाय वन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। अच्छा, अब कह रहे हैं कि इसकी कई वजूहात हैं और इसके कई आप इकदाम भी ले सकते हैं हिफाजती, जिसे पैराग्राफ में एक एक करके वजाहत की जाएगी। सबसे पहले, अच्छा, दे आर सर्टन रीजंस फॉर डैश विच वी डिस्कस वन बाय वन सच एज, सबसे पहले हमने क्या बात की थी, पुअर रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस is the first cause for dash when there is a poor relation between the center and the provinces regarding cooperation concerning various matters, the wrongdoers take its advantage to axe their grind। अब एक नया idiom आ गया, to axe their grind, मतलब इसका एक मतलब हो सकता है कि अपना उल्लू सीधा करना या अपना मतलब निकलवाना या फायदा बस उठा लो। ठीक है ना, तो कहते हैं कि जब मरकजी और सूबाई हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे ना तो उसकी वजह से ये होगा, क्योंकि अगर उनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो फिर जो गलत काम करने वाले हैं वो अपना मतलब निकाल लेंगे। समझ आ गई मेरी बात की? इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस इज अनदर रीजन फॉर डैश व्हेन इंस्टीट्यूशंस आर नॉट पास्ड ऑन टू देयर ड्यू शेयर्स ऑफ पावर। कहते हैं कि जो अदारों की गैर तवाज़न हालत है ना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, क्योंकि जब अदारों को जो उन्हें अख्तियारात देने चाहिए वो आप नहीं देते तो नतीजतन क्या होता है, एंड रिजल्टेंटली दे डू नॉट परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ बी फिटिंग मैनर। अब बी फिटिंग मैनर भी ईडियम है। बी फिटिंग का मतलब होता है अच्छे अंदाज से करना। ठीक है, मतलब आप उनको अगर उनके अख्तियारात नहीं दे रहे सही तो वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से तो नहीं अदा करेंगे। इट पेव्स द वे, अब ये रास्ता हमवार कर रहा है फॉर किसके लिए, डैश, जिस पर आप ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज अनदर रीजन फॉर डैश द रिपीटेड राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल क्या होता है, ये जो अरुजो जवाल आता रहता है। इन अ पॉलिटिकल सिस्टम गिव्स राइज टू अ मिलिट्री को, मिलिट्री कोप इसी तरह जैसे कि मार्शल लॉ नहीं लगा दिया जाता, ये फौज आ जाती है। रिजल्टिंग इन इंस्टेबिलिटी इन अ कंट्री विच में लीड टू डैश, जिस पर आप ऐसे लिख रहे हैं आप इसका जिक्र करेंगे। पुअर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट is another reason for dash where there is no proper planning and development there is anarchy। anarchy का मतलब होता है अफरा तफरी होना, इंतशार होना। the power constraints in few hands, power constraints in few hands का मतलब है कि जब अख्तियारात सिर्फ चंद हाथों तक महदूद होंगे which is misused, वो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। this way resulting in, तो क्या होगा जिस पर आप ऐसे लिख रहे हैं। ineffective economic management is another reason for dash when economic management is ineffective it becomes a cause of imbalance and inequality in the distribution of economic resources resulting in dash। clear है? लैक ऑफ कंट्रोल ओवर लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, नज़्म ज़ब्त या कानूनी सूरत हाल जो चल रही है। सिचुएशन इज अनदर रीजन फॉर डैश मैसेज, अवाम को कहते हैं। मैसेज टेक लॉ एंड ऑर्डर इन देयर ओन हैंड्स व्हेन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ। डिप्राइव्ड ऑफ का क्या मतलब है, से महरूम कर देना, ऑफ देयर फंडामेंटल एंड बेसिक राइट्स व्हिच रिजल्ट्स इन डैश। स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ फ्यूडल सिस्टम ओवर रिसोर्सेज of all kinds is another reason for dash this thing becomes a cause of inequalities। फ्यूडल लैंड्स क्या होती है, जिस पर जागीरदाराना कब्जा होता है कुछ जमींदारों का। ठीक है, यूजुअली प्रॉप अप, रॉप प्रॉप का क्या मतलब है, एकदम से उभर कर सामने आना, ये फ्रेजल वर्ब है।
प्रॉप अप, उभर कर सामने आना, प्रॉप अप देयर ओन कास्ट, क्रीड नस्ल को कहते हैं, एंड क्लैन जो आपका ग्रुप होता है, ग्रो होता है, रिजल्टिंग इन फ्यूडलिज्म, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म समझते हो? नेपोटिज्म का मतलब है कि सिर्फ जब आप अपने रिश्तेदारों को ही अहमियत दे रहे होते हैं जॉब्स के लिए या अख्तियारात के हवाले से एक्सेट्रा, विच गिव राइज टू डैश। Poor state of accountability is another reason for dash. When there is no efficient system of check and balance and wrongdoers are not held liable for their wrongdoings, they become unbridled. Unbridled का मतलब होता है बेलगाम हो जाना, resulting in dash. ये लाइन क्लियर है सबको? काइंडली जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना, yes और no कह दें ताकि मैं आगे चलूँ। अच्छा, sectarian and ethnic conflicts are another reason for dash when they become the order of the day. Order of the day का क्या मतलब होता है कि जो अब रवाज बन चुका है या जिनकी शान शौकत है या फैशन जो पड़ चुका है, जो आज के मौजूदा दौर में हो रहा है, इस तरह से कह सकते हैं। दे ruin, ruin का क्या मतलब होता है? तबाह कर देना। दे ruin the lives of the subjects of a state resulting in dash. Inability to provide justice. देखें जितनी भी समाजी बुराइयां होती हैं ना, उनमें सबसे अहम जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आप इंसाफ नहीं प्रोवाइड कर रहे। Inability to provide justice is another reason for dash. When justice is either delayed or denied, it shows that the person who are at the helm of affairs, ये भी idiom है। helm of the affairs का मतलब होता है कि जिनकी हुकूमत चल रही है, ठीक है। shows their inability to deliver justice. Deliver justice का मतलब होता है इंसाफ की फराहमी। When justice is not delivered, it give rise to deterioration. Deterioration का मतलब होता है तबाही बर्बादी in the society resulting in dash. आगे फिर करप्शन भी एक बहुत बड़ी कॉज है। इंक्रीजिंग रेट ऑफ करप्शन इज नॉट another reason, नॉट नहीं आना था, इज another reason for dash. The evil of corruption is a root cause for many evils. आगे बात आप इसको लेकर चल सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अब ये जितनी भी मैंने कॉजेस बता दी हैं, ऊपर मैं जैसे आउटलाइन पे दोबारा आती हूँ, कॉजेस के बाद स्टेप बाय आप बताएंगे कि इसका क्या अफेक्ट हुआ है और इसकी रेमेडीज आपने स्टेप बाय स्टेप बतानी है। एक एक वजूहात के साथ आप बताएं ये करना चाहिए, करना चाहिए, और फिर आपने इसको कंक्लूड कर देना है। इतना कर लेंगे तो ये एक सैम्पल था जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग, आप एनर्जी क्राइसिस कह दें या इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग कह दें, एक ही बात है। तो ये देख सकते हैं कि मैंने आउटलाइन डिस्कस की है कि इंट्रोडक्शन में मैं यही बात देखूंगी कि बिगेस्ट इशू है पाकिस्तान का, और हर फील्ड में दुनिया की कोई भी आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लें, किसी भी स्पेयर ऑफ लाइफ की बात कर लें, इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग है ये एक बहुत बड़ी लानत है, कर्स, ठीक है। इट ब्रिंग्स अनटोल्ड मिजरी टू पीपल। ये अनटोल्ड का मतलब है कि जिनका अभी शुरू नहीं हुआ या जो खामोश है ना, कि ये एक नई आने वाली मुसीबत का एक पैगाम होती है, ठीक है। ऑल इकोनॉमिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस टू अ स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है एकदम से साकत हो जाना, चीज़ों का रुक जाना। सोर्सेज ऑफ एनर्जी यहाँ पर डिस्कस कर लिए, डैम्स बताया, सनलाइट, सी वाटर, विंड मिल, विंड मिल है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोयले वगैरह जो होते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर है, रिन्यूएबल एनर्जी है। आगे डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल एनर्जी बेस ऑफ पाकिस्तान, पॉसिबल रिकमेंडेशंस आप क्या दे सकते हैं। वेस्टेज को रोकना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बाद आपने इसे कंक्लूड कर देना, ठीक है। ऐसे आप खुद लिखेंगे, बेशक आप मुझे लिख के दिखा सकते हैं या पेपर से पहले पहले इन टॉपिक्स की रिसर्च कर लें। मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही यहाँ पर मेंशन किए हैं। फिर करप्शन, अगर आप चाहते हो कि करप्शन पर मैं ज़रा ज़्यादा बेहतर अंदाज में लिखूँ तो सोशल ईवल का ऐसे ऑल्टर करके ये आउटलाइंस आप यूज़ कर सकते हैं। आउटलाइन में आप करप्शन बताएंगे, ठीक है, करप्शन के एसेंशियल कंपोनेंट्स बताएंगे और ये कॉजेज हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून की हाकमियत। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। जब ये चीज़ नहीं पाई जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, करप्शन होगी ना। लो सैलरीज का होना, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है अदलिया का आज़ाद ना होना, किसी के जेर असर होना। वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो आप कुछ देख रहे हैं, सिमिलैरिटी तो फिर भी मिल रही है ना मेरे ऐसे से कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं। अच्छा, पॉलिटिकल कलूजन। कलूजन का मतलब होता है मिली भगत। कलूजन का क्या मतलब होता है, मिली भगत विद टॉप मैनेजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट। जब डिपार्टमेंट के अहम अफसरान से आपकी एक कंस्पायरेसी, आप मिली भगत के साथ कोई गलत काम करने की कोशिश करोगे, ये भी करप्शन की एक वजह है। डिनाइल का मतलब होता है रद्द कर देना। डिनाइल ऑफ बेसिक फैसिलिटी ऑफ लाइफ,
बैड गवर्नेंस का मतलब है कि हुकूमत अच्छे अंदाज में काम नहीं कर रही ड्यू टू करप्शन। उसके बाद फाइंडिंग्स ऑफ नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटेजी। एंटी करप्शन स्ट्रेटेजी आपको पता है ये एक अदारा है जो कि अब उसने क्या रिसर्च की है, ठीक है ना, वो आप बता सकते हैं। बेशक आम अल्फाज में बात करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ करप्शन, इफेक्ट्स ऑफ करप्शन, स्टेप टू कर्ब। कर्ब का मतलब होता है रोकथाम, काबू पाना, टू कर्ब करप्शन। इंक्रीज सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, देखिए मैंने उसका ऑल्टर कर दिया। स्पीडी जुडिशियल सिस्टम, रोल ऑफ नैब, पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशरी एंड लीगल प्रोफेशन, एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स, और पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है, जिन्होंने निगाह रखी होती है। बॉडीज यहाँ पर आप अदारे ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन एजेंसीज, लोकल गवर्नमेंट, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया, और उसके बाद कंक्लूड कर देना है। अच्छा, ये कंक्लूजन के बाद ये नहीं करना कि कंक्लूजन में ये लिख देना है। ये जो कोटेशन दी हुई है ना, ये अगर करप्शन का आप ऐसे करते हैं ना तो ये शुरू में आपने लिखना है। अच्छा, एक और मैं आपको टिप देती हूँ कि जब मैं ऐसे अटैम्प्ट करती हूँ ना तो आउटलाइन देने के बाद जब मैंने ऐसे का आगाज करना है ना तो मुझे बड़ा पसंद है कि मैं किसी कोटेशन से स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। वो एक अच्छा इम्पैक्ट बनता है कि आप किसी स्कॉलर की बात से इब्तिदा कर रहे हैं अपने ऐसे का। अब क्या इसने कहा, इट इज सेड दैट पावर करप्ट्स। ये सही कहा है कि जो अख्तियार है ना वो क्या लाती है, करप्शन लाती है। बट एक्चुअली इट्स मोर ट्रू दैट पावर अट्रैक्ट्स द करप्टेबल, द सेन आर यूजुअली अट्रैक्टेड बाय अदर थिंग्स देन पावर। अख्तियार के साथ साथ ना आपका रुझान इस तरफ भी बढ़ जाता है कि आप करप्शन की तरफ आ जाएं, ठीक है। ये किसने कहा है, डेविड ब्रिन ने कहा है। तो करप्शन का अगर ऐसे आता है तो ये आप शुरू में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपना व्हाट्सएप खोलें। अब मैं जहाँ से स्टार्ट किया हूँ मैं उधर से ही करूँगी। आप इनको जरा असिस्ट करें कि क्या मैं आगे करवा रही हूँ। अच्छा, उसके बाद करियर चॉइस पे भी आपको ऐसे आ सकता है। करियर चॉइस के लिए मैं क्या आउटलाइन अडॉप्ट करूंगी, मैं इंट्रोड्यूस करूंगी कि करियर चॉइस या करियर प्रोफेशन अडॉप्टिंग का क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। एम जो आपके मकासद है ना वो आपकी ज़िंदगी में को एक प्लेटफॉर्म देते हैं या आपको पता चलता है कि मैंने किस रास्ते की तरफ जाना है। पीपल हैव डिफरेंट एम्स। तो ये जो चीज़ें हैं आप 1 to 2 पैराग्राफ में डिस्कस करोगे ना कि इंट्रोड्यूस करना है कि एम्स की और करियर्स की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। ये तो नहीं करोगे ना कि पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में बताओगे मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, मैं वकील बनना चाह रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। पहले आपने उसको तारुफ देना है, तारुफ के साथ फिर आप बताते हो कि अगर मैं करियर की बात कर रही हूँ तो करियर की डेफिनेशन क्या होती है। फिर ये बताऊंगी कि ज़िंदगी में हर बंदे का अपना एक अलग एम है कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद माई एम इन लाइफ। अब ये मेरी मर्जी है मैं क्या लिखूँ। आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, जो मर्जी यहाँ पर लिखें। अब उसी के पॉजिटिव जो पॉइंट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन के बाद अपनी बात को साबित करने के लिए एटलीस्ट आपने 3 to 4 पैराग्राफ्स लिखने हैं उसको साबित करने के लिए, या जिसे आप उसके प्लस पॉइंट कह लें या एडवांटेजेस कह लें। तो डैश इज़ की जो बात है वो मैं 3 से 4 पैराग्राफ तो लाजमी लेके जाऊंगी ना अपनी बात को साबित करने के लिए कि मैं अगर इसको अडॉप्ट कर रही हूँ तो मैं क्यों अडॉप्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है। अब उसका इन्फ्लुएंस क्या है, या अगर आपके पास हिस्टोरिकली कोई ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जिन्होंने ये काम करके अपना बहुत नाम कमाया, आप उसका जिक्र कर सकते हैं, फिर आप उसको कंक्लूड कर दें, ठीक है। कहाँ से शुरू हुए थे कि स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। पहला हिस्सा आपका इंट्रोडक्शन कहलाता है, दूसरा हिस्सा आपका बॉडी पार्ट होता है आपके एसे का जो अहम स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद कंक्लूड करना है। फिर मैंने आपको बताया था कि लिखने से पहले ना इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आप ये पहले तो ये देखो कि मैंने लिखना किस पे है, मेरा इंटरेस्ट की कौन सी बात है। फिर उसके बाद मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करूँगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग का ये मतलब नहीं कि सर हिलाना है, सर हिलाना ये मतलब है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कि आपके जहन में भी कोई पॉइंट्स होंगे। अगर आपके पास रफ पेज है उन अहम पॉइंट्स को, जिसे मैं कीवर्ड्स कहूँगी, इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे, मैं उसको एक जगह पर लिख लूँ। फिर उसी से रिलेटेड अगर मेरे पास एग्जाम्पल हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, मैं उसको लिख लूँगी, ठीक है। फिर आप जब इंट्रोड्यूस करते हैं ना, अच्छा आउटलाइन पे पेन नहीं आती, मैं ऐसे पे सीधा आती हूँ कि जब आप किसी टॉपिक पे लिखते हैं ना आप इसको इंट्रोड्यूस करें। तो मैं जब इंट्रोड्यूस करती हूँ मेरी आदत ये कि मैं पहले कोटेशन लिखती हूँ। उसके लिए कोशिश करें कि जो अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पेपर में आने के चांसेस हैं
आप उसके हवाले से गूगल पे लिखें रेफरेंस या कोटेशन ऑन, ठीक है, आपको कई ज़्यादा मिल जाएंगे। जो आपको अच्छा लगे कि बहुत ही अच्छा इसने लिखा हुआ है, वहाँ उसको लिखें शुरू में, फिर आपने उसको इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोडक्शन में कतई ये काम नहीं करना कि आपने सीधा ही वो एक ही पैराग्राफ में शुरू कर देना। पहले आप तनकीद बांधोगे उसको, उसको डेफिनेशन को एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद अपनी आर्ग्यूमेंट्स को ले जाने के लिए 3-4 पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं, फिर आपका कोई जो सबसे वीकेस्ट होगा वो सबसे आखिर में लिखेंगे, फिर नेगेटिव पॉइंट्स लिखेंगे, और अगर रिकमेंडेशन देनी तो रिकमेंडेशन दें, और फिर आपने उसको कंक्लूड कर देना, ठीक है। बाकी ये भी मैंने आपको बता दिए थे 7 to 8 पैराग्राफ्स, सॉरी 7 to 8 पेजेस पर आपका ऐसे होना चाहिए, क्योंकि 25 मार्क्स का कर रहे हैं। अगर आप 6 से 7 भी करते हैं तब भी ओके है आपके लेवल पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटलाइन देखें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पे अगर मुझे कोई कोटेशन मिल गई है मैं वो लिख दूंगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एक मेरेक्युलस अचीवमेंट, एक शानदार कामयाबी है, आईटी का क्या स्कोप है पाकिस्तान में। अब अभी अच्छा, ये तो बड़ा ना एक रफली स्केच है। अगर ज़रा अभी आप निगाह देखें तो जैसे इनेबलर्स का नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपके इंटरेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा उस पर भी रिसर्च कीजिएगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लाजमी लिखिएगा। फिर उसमें आप ये भी लिख सकते हैं, मैंने इधर लिखा नहीं क्योंकि उस टाइम मेरे जहन में नहीं था, अमेजोन के हवाले से भी आपको पता है कि पाकिस्तान को एक्सेस दे दी गई है कि आप वहाँ पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर अमेजोन के हवाले से इनेबलर्स अपना क्या किरदार अदा कर रही है। मैं तो IT सेक्टर से नहीं हूँ, तो जो मैंने खबरें सुनी हूँ उससे मैंने आपको रिलेटेड बता दी है कि इसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। अब गवर्नमेंट की भी टॉप प्रायोरिटी इवन के वो खुद आपको सिखा रही है काम, ताकि IT सेक्टर को डेवलप किया जा सके। और जो कि इस टाइम का जो कोविड-19 का जो एक इम्पैक्ट है हमारी ज़िंदगी में, कि हम मजबूर हो गए हैं कि हमें प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ रही है, अपने काम को ऑनलाइन बेस से करना पड़ रहा है, ये भी आप लिख सकते हैं। सोर्स ऑफ वास्ट इंफॉर्मेशन है, अनएंडिंग एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट सोर्स भी है। एंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है कि घर बैठे आप कमा सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज आप अर्न कर सकते हो, यहाँ पर बैठे हुए बाहर की करेंसी के मुताबिक आपके पास पैसा आएगा और आपने इसको कंक्लूड कर देना। मेरी बात समझ आ रही है। उसके बाद एजुकेशन इन पाकिस्तान। एजुकेशन इन पाकिस्तान की बात की जाए तो जाहिर बात है कि मैं या तो उसके नेगेटिव की बात करूंगी, या वो नाकाम हो चुकी है, या मैं ये बात करूंगी कि 2 किस्म की एजुकेशन हमारे यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। या आज के कोविड-19 की वजह से हमारी एजुकेशन क्या होकर रह गई है, इसी तरह के टॉपिक्स मेरे जहन में होंगे, ठीक है। इंट्रोड्यूस करूंगी। आगे है फेलियर ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव इन पाकिस्तान, काइंड्स ऑफ एजुकेशन, नेशनल एंड लोकल नीड्स, अ प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशन, फॉरेन डोमिनेशन एंड द शेप ऑफ एजुकेशन, इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है शिद्दत अख्तियार कर जाना ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन। हमारी अभी भी कई लोगों का ये ख्याल है कि रवायती अंदाज से हमें तालीम को हासिल करना चाहिए। पुराने इस्तिज़ा इस चीज़ को समझने से कासिर हैं कि लर्निंग भी कोई चीज़ है, ठीक है ना। और ऑनलाइन मोड से पढ़ाने में अभी भी उन्हें दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज, लैक ऑफ डिवोटेड एंड कंसाइंशियस का मतलब होता है कि जिनका ज़मीर अभी भी जागा हुआ है, ठीक है। टीचर्स एंड अदर कॉज ऑफ फेलियर, लैक ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग ड्यू टू नॉन प्रोफेशनलिज्म, सोल्यूशन एंड कंक्लूजन। एटलीस्ट मैं आपसे ये तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरी जो आउटलाइंस अगर आप रट लेंगे ना, तो आपको 4 नंबर तो आपके पक्के हैं, ठीक है। बाकी सारे आपके ऐसे से आप लेंगे। और ये याद रखिएगा कि 25 में से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे होगा ना, 12 से ज़्यादा नंबर आप स्कोर करना इम्पॉसिबल बात है। अगर कोई रीज़नेबल मामूली सिंपल भी लिखते हैं ना, 10-11 क्रॉस करेंगे, 9-10-11-12, 9-10-11-12 ये रेंज होती है। एग्जामिनर पूरे मार्क्स नहीं देगा कभी जी। आई मुझे समझ नहीं आता, हाईएस्ट नंबर कितने हैं? 12। हाँ जी, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। 15 तो मैंने तो कभी नहीं सुना। अच्छा, गुड गवर्नेंस, ये वैसे मैंने लिख दिया। गुड गवर्नेंस मुझे नहीं लगता कि आपके लेवल पे आए। गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि अच्छी हुकूमत, ठीक है ना, जिसमें आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी भी पाई जाएगी, अकाउंटेबल भी हैं, लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव भी हैं, तमाम अदारे बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं, ठीक है।
ये आपकी मर्जी है, अदरवाइज ये गुड गवर्नेंस आप छोड़ सकते हैं। समझ आ रही है सबको? अच्छा, उसके बाद कुछ अच्छा, ये गुड गवर्नेंस की कोटेशन जो कि हमारा कुरानिक रेफरेंस है, ये अगर आप तैयार करते हैं तो ये लाजमी याद की करके जाइएगा। फिर गुड गवर्नेंस के अलावा, गुड गवर्नेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सॉलिडारिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर। कहते हैं कि कौमी लिहाज से हमें मुत्तहिद होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब हम मुत्तहिद होते हैं ना, हम एक दूसरे की डेफिशिएंसीज को ख़त्म करते हैं, हम उसे बिल्डअप करते हैं, हम उसे तराशते हैं। ठीक है। अच्छा, नेशनल सॉलिडारिटी के हवाले से पहले मैंने इंट्रोडक्टरी लाइंस यूज़ की हैं रोमी की, जो कि ऊपर मैंने लिख दी हैं। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेसेसिटी फॉर पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस कंट्री, प्रेजेंट सिचुएशन, क्रिटिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री, कायदे आज़म विजन। विजन तो पता है ना, उनका मकसद या क्या वो सोच रहे थे, ख्वाब क्या था उनका। फेलियर इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है सामना होना, विद आइडेंटिटी क्राइसिस। अच्छा, हमें अपनी शख्सियत के लिहाज से भी बड़ा ज़्यादा ना कॉन्फ्लिक्ट, अपने अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज, टीचिंग ऑफ इस्लाम, सजेशंस एंड कंक्लूडिंग लाइंस। ठीक है। उसके बाद मीडिया इन पाकिस्तान, ये मैंने ऐसे तैयार किया था, ये एज अ सैम्पल मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब मुझे आप ये बता दें कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है या आप पढ़ लेंगे। उसके साथ प्लेजर ऑफ रीडिंग भी है, ये भी लाजमी पढ़िएगा। अच्छा, उसके बाद द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री लाइज इन द हैंड्स ऑफ यूथ, मतलब नौजवान तबका हमारे मुल्क की डेवलपमेंट में क्या किरदार अदा कर सकता है, या इसे नेशन बिल्डिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसकी भी आप आउटलाइंस देख सकते हैं कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया है, होप ऑफ यूथ, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ इन कंट्रीज प्रोग्रेस, यूथ इन पाकिस्तान, सम स्टैटिस्टिक्स। अगर मेरे पास कोई एनालिसिस डाटा पड़ा हुआ है मैं कर दूंगी इधर। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय यूथ इन पाकिस्तान, सजेशन एंड कंक्लूजन। तो ये कुछ लाइंस मैंने पहले एक ऐसे लिखा था, उसको मैंने कुछ यहाँ पर दे दिया आपकी असिस्टेंस के लिए। फिर सोशल मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इधर से ही आपको ये भी मटेरियल मिल जाएगा। कोविड-19 का भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया है, और डेमोक्रेसी का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में, या डेमोक्रेसी पाकिस्तान में क्यों फेल हो गई है। आपने पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी पढ़ा है तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा कि डेमोक्रेसी होता क्या है। उसमें मैंने उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी डिस्कस किए थे, वहाँ से भी मवाद उठा सकते हैं, और ये ऐसे भी आप देख सकते हैं। ये कोविड-19 दे दिया। तो ये जो टॉपिक्स मैंने स्टैंड आउट में डिस्कस किए हैं ना, ये तो कतई नहीं छोड़ना है। मतलब मुझे लगता है कि इसमें से एक टॉपिक कोई आ जाएगा। ठीक है। आपके आने से पहले पहले ना एक सोशल ईवल्स के ऐसे का पैटर्न मैंने शेयर किया। वो जो ऐसे है ना, कोई भी सोशल ईवल आएगा उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसको रट लें। ठीक है ना। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का? ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये मैं इसको डाउनलोड करके